नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी एनसीईआरटी 6 क्लास की श्रृंखला में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के कुछ प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेरा कहने का मतलब आपसे, यदि हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो उसे हमें ये भी देखना होता है कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस जगह पे है। हमें उसकी पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक की क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यदि हम आईएएस और पीसीएस, मेरा कहने का मतलब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अगर इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक हमें देखने को मिलता है दोस्तों, बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी में एक ब्रांच के रूप में हमें देखने को मिलता है पृथ्वी के परिमंडल। तो अगर हम बायो ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, इसे बोलते हैं जैव भूगोल, जिसमें हम जो पढ़ेंगे वो सॉइल की स्टडी के बारे में, स्टडी ऑफ सॉइल, जिसमें हम लिख सकते हैं पेडास्फीयर, पेडास्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों जैव भूगोल में ही, तो वो हम एनिमल्स, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। या हम इसे जब विस्तार करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो इसी को हम बोल देते हैं दोस्तों बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल। तो यदि मैं जैव भूगोल की बात करूं दोस्तों आपसे, तो ये जैव भूगोल शब्द कहां से आया, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं तो हम बोल सकते हैं कि जब से भौतिक भूगोल मानव भूगोल के इंटरफेस में आया, अंतरा पृष्ठ में आया, उस समय विकास हुआ जैव भूगोल का। हम बोल सकते हैं दोस्तों कि मानव और भौतिक भूगोल के अंतर्गत यदि हम बात करें दोस्तों, तो मैंने जैसे बोला स्टडी ऑफ सॉइल, तो इससे बनने वाली चट्टानें, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो यदि हम इसमें नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम यहाँ जो पेडास्फीयर होगा इसे एक बेसिक टाइप में पढ़ेंगे। पेडास्फीयर दोस्तों जहाँ मेन टॉपिक आएगा वहाँ इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। लेकिन बायोस्फीयर और उसके कुछ स्फीयर, अन्य स्फीयर जो हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, उनको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर यही है। उसको डिस्कस करते समय हम अन्य स्टैंडर्ड बुक को भी यहाँ पे शामिल करके देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के इंटरफेस की बात कर रहे थे, अंतरा पृष्ठ की बात कर रहे थे, कि उस अंतरा पृष्ठ के फलस्वरूप जो ब्रांच उत्पन्न हुई थी वो ब्रांच कौन कौन सी थी। तो दोस्तों कुछ ब्रांच थी जो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के इंटरफेस के द्वारा उत्पन्न हुई थी। तो एक तो दोस्तों जीव भूगोल ही है। दूसरा यदि मैं बात करूं दोस्तों तो वनस्पति भूगोल, यहीं से निकला है वनस्पति भूगोल। नेक्स्ट यदि हम मैं बात करूं दोस्तों तो पारिस्थितिक भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल भी इसी के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट दोस्तों पर्यावरण भूगोल भी इसी के अंतर्गत आता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जैव भूगोल, अगर मैं मान लो जैव भूगोल की बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है हमें, केवल पशु एवं उनके जो निवास क्षेत्र हैं, पशु एवं उनके जो निवास क्षेत्र हैं उनका हमें स्थानिक अध्ययन करना है। उनका हमें क्या करना है दोस्तों, स्थानिक अध्ययन करना होता है। स्थानिक अध्ययन से मेरा कहने का मतलब है दोस्तों
कि मान के चलिए टाइगर के लिए फेवरेबल स्थान कहाँ है, शेर के लिए फेवरेबल स्थान कहाँ है, और कैसे कैसे ये स्थान चेंज जब हो रहे हैं तो इनकी संख्या कैसे कम हो रही है, ये सब जानकारी आप कहाँ पढ़ोगे, जीव भूगोल में पढ़ोगे। नेक्स्ट अगर हम करें तो इनकी स्थानिक अध्ययन के साथ साथ जब हम इसका भौगोलिक अध्ययन करते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आती है, वो भी जैव भूगोल के अंतर्गत आती है। यदि मैं वनस्पति भूगोल की बात करूं तो इसमें हम दोस्तों जो प्रजातियां होती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों की जो प्रजाति होती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों की जो प्रजातियां होती हैं, जो नेचुरल वनस्पति होती हैं, उनके निवास और स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करते हैं, और स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करते हैं। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है दोस्तों, मान लो सदाबहार वनस्पति किस क्षेत्र में होती है, स्थानिक हो गया। पतझड़ वनस्पतियां कहाँ होती हैं, या कटीली वनस्पतियों के लिए कहाँ फेवरेबल कंडीशन है, जैसे मरुस्थल है तो वहाँ कटीली मिलेंगे। तो इनका जो स्टडी आप करोगे ऑल ओवर, तो वो किसके अंतर्गत करोगे, वनस्पति भूगोल के अंतर्गत करोगे। पारिस्थितिकी में बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पारिस्थितिकी में जो प्रजातियां होती हैं, ये जो प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों के निवास स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है, का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। ठीक है दोस्तों। वही अगर पर्यावरण भूगोल, तो आप जानते ही हो पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण विश्व का प्रतिबोधन, ऑल ओवर विश्व की बात करें तो ऑल ओवर विश्व का क्या करना होता है, प्रतिबोधन करना होता है। और उस प्रतिबोधन के फलस्वरूप जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं आती हैं, उस प्रतिबोधन के फलस्वरूप जो पर्यावरण से संबंधित चिंता होती हैं, समस्याएं आती हैं, जैसे भूमि का ह्रास या निम्नीकरण। मान के चलिए बहुत ज्यादा हमने पेड़ पौधे काट दिए, मिट्टी का अपरदन हो गया, अपक्षय हो गया, या मान के चलिए हमने भूमि में फसल उगाने के लिए बहुत सारे रासायनिक खादों का बड़े पैमाने पर हमने सोचा, जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खेती में, मतलब मिट्टी में, भूमि में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का यूज करना स्टार्ट किया, जिससे भूमि की जो उर्वर फर्टिव पावर थी, वो फर्टिव पावर क्या हो गई, लेस हो गई, जिससे उसका क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, उसका निम्नीकरण हो गया। तो ये समस्याएं भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होना, मेरा कहने का मतलब भूमि में प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, भूमि में प्रदूषण होना, तो ये सब क्या होंगी, ये सब हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्यों संरक्षण नहीं हो पा रहा है, क्यों संरक्षण नहीं हो पा रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये सब बातें हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सब बातें हम जब भौतिक भूगोल मानव भूगोल के साथ इंटरफेस करता है, तो जब जीव भूगोल की बनने वाली जो ब्रांच होती हैं, चाहे वो खुद जीव भूगोल हो, चाहे वो वनस्पति भूगोल हो, चाहे वो पारिस्थितिकी भूगोल हो, चाहे वो पर्यावरण भूगोल हो, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमें स्पेशल जो जीव भूगोल में पढ़ना होगा, वो बेसिक रूप में पेडास्फीयर पढ़ना होगा। मेरा कहने का मतलब मृदा मंडल को पढ़ना होगा। तो मैंने ये बोला था कि मृदा मंडल में हम जो स्पेशल बात करेंगे वो मिट्टी के बारे में स्पेशल बात करेंगे। तो मिट्टी के बारे में हमें विशेषता जो पढ़ना होगा वो ये पढ़ना होगा कि मिट्टी बनती कैसे है। सॉइल के बारे में जो पढ़ना होगा दोस्तों, जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो पूरा पेडास्फीयर पढ़ना होता है, हमें पेडास्फीयर पढ़ना होता है। इसी में दोस्तों यदि इसका हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो इसी को बोला जाता है पेडालॉजी। वैज्ञानिक अध्ययन जब हम करते हैं तब इसे हम क्या बोलते हैं, तब इसे हम पेडालॉजी बोलते हैं। अब दोस्तों मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल
तो मिट्टी के निर्माण में हम देखेंगे कई क्रियाएं सहायक होती हैं, जैसे दोस्तों अपक्षय, वेदरिंग, अपर्दन, एरोजन, या दोस्तों कुछ जलवायवीय कारक और कुछ वायवीय कारक। अगर मैं अपक्षय और अपर्दन की बात करता हूं दोस्तों, तो ये जलवायवीय कारक हैं। मेरा कहने का मतलब कि बारिश बहुत ज्यादा किसी चट्टान पर हो गई और ग्रेविटेशनल प्रभाव की वजह से चट्टान वहीं खिसक गई, ये क्या होता है, ये बेहतरीन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं, यदि बहती हुई नदियां मिट्टी के कटाव को ले जा रही हैं, मिट्टी को काटती हुई चली जा रही हैं, तब इसे इरोजन बोलते हैं, तब इसे अपक्षय बोलते हैं। तो दोस्तों दोनों में ही क्या होता है, जब मान लो ये कोई चट्टान है, पर्वत है, और यहाँ ग्लेशियर हैं, इन चोटियों पे ये क्या है, ये सब ग्लेशियर हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और चट्टानों को तोड़ते हुए कहाँ ले जा रहे हैं, घाटियों में ले जा रहे हैं और जहाँ करके जमा कर रहे हैं चट्टानों को। तो उन चट्टानों में दोस्तों बहुत सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी दब जाती हैं, जीव जंतु भी दब जाते हैं, उनके अवशेष भी दब जाते हैं। तो इनके बाद जो पदार्थ बनता है उसी को हम सॉइल बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि वहाँ जलवायवीय कारक भी सहायक होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि तेज हवाएं क्षैतिज रूप से जब चलती हैं, जिन्हें हम विंड बोलते हैं, पवने बोलते हैं, वो भी चट्टानों को तोड़ती फुड़ती ले जाती हैं और निचले इलाके में जहाँ घाटियां वगैरह होती हैं वहां जाकर के उस मिट्टी को, जो चट्टानों में खनिज होते हैं, उन खनिज के साथ जो मिट्टी होती है, जो पावरफुल मिट्टी होती है, उसे इकट्ठा कर देते हैं, वही मैदान का निर्माण कर देते हैं और वही उसी को बोला जाता है मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी और चट्टान में काफी डिफरेंस होता है। तो ये तीनों कारक सहायक होते हैं, ध्यान रखना। अपक्षय, अपर्दन, जिनमें कुछ जलवायवीय कारक, जिनमें कुछ वायवीय कारक भी इसमें शामिल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब हम पेडोस्फीयर पढ़ेंगे, जब हम पेडोस्फीयर पढ़ेंगे तो उसमें मिट्टी की को काफी गहराई से एवं विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम इसे एक बेसिक रूप में पढ़ेंगे ओनली, बहुत, क्योंकि ये भी हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर का पार्ट नहीं है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मिट्टी का फॉर्मेशन होता है तो उस मिट्टी को हमारे पृथ्वी के जो परिमंडल होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, उनसे कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। तो मिट्टी को परिमंडल से क्या प्राप्त होता है, परिमंडल से क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों परिमंडल 3 होते हैं, इसे मैं भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मल, जैसे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो स्थल मंडल से दोस्तों मिट्टी को मिलती हैं चट्टानें, मूल चट्टानें, क्या मिलती हैं, मूल चट्टानें। जलमंडल से मिट्टी को जल मिलता है दोस्तों, और वायुमंडल से विभिन्न गैसें मिलती हैं। तो मिट्टी में गैस की मात्रा भी पाई जाती है। तो तीनों परिमंडल से मिट्टी को कुछ न कुछ मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है, गैस, जल और मूल चट्टान। मूल चट्टान मतलब नेचुरल चट्टान है, प्राकृतिक चट्टान है जिन्हें हम बोलते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि यदि हम इसके मिट्टी के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि मिट्टी और चट्टान दोनों में क्या अंतर होता है। मिट्टी और चट्टान दोनों में क्या अंतर होता है, रॉक और सॉइल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो चट्टान होती है दोस्तों, ये अजैविक होते हैं। कैसे होते हैं, अजैविक। मेरा कहने का मतलब है आपसे नॉन बायोटिक। और जो मिट्टी होती है दोस्तों, ये बायोटिक होती है, ये बायोटिक होती है, मतलब जैविक होती है। ये समझना होगा आपको। जैविक क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे कीट, बैक्टीरिया, वायरस
और रेप्टाइल, रेप्टाइल ये सब पाए जाते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि सर्वाधिक जो जीवधारी हैं, वो सूक्ष्म जीवधारियों की बात कर रहा हूं, सर्वाधिक जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी, जीवधारी में मैं किसकी बात कर रहा हूं, सूक्ष्म, वो मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक जीवधारी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं या मिट्टी में निवास करते हैं। तो कौन से होते हैं, ये सूक्ष्म होते हैं। कीट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, रेप्टाइल भी हो सकते हैं, केंचुआ भी हो सकता है। केंचुआ, सांप रेप्टाइल में आ गए ये सब, सांप केंचुआ वगैरह। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये मिट्टी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तब तो हम कह सकते हैं जब मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो स्थल से मिलने वाले पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, मतलब कौन कौन से स्थल, मतलब परिमंडल से कौन कौन से पदार्थ मिल सकते हैं। तो दोस्तों वनस्पतियों का मिश्रण, जब मिट्टी में ह्यूमस क्रिएट होता है तो जो वनस्पतियां होती हैं उन वनस्पतियों को क्या मिलता है, मिश्रण। उस मिश्रण के सड़ने गलने से क्रिएट होता है दोस्तों ह्यूमस। वैसे भी ह्यूमस को क्रिएट किया जाता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पतझड़ जब हो जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और उसे सड़ाते हैं नीचे, तब ह्यूमस क्रिएट होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। वाटर मैंने आपको बताई थी, जलमंडल से हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है मिट्टी के लिए, विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। वाटर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो वाटर में उपस्थित होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, वो खनिज प्राप्त होते हैं दोस्तों। कुछ गैसें, मरे हुए जीव जंतु ये मिट्टी में होते हैं, मरे हुए जीव जंतु। तो मेरा कहने का मतलब है, चट्टान की बात करें तो ये सब चीजें, इन सब चीजों का मिश्रण क्या होता है, इन सब चीजों का मिश्रण ही मिट्टी बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि मिट्टी जो होती है वो मिट्टी कुछ सेंटीमीटर होती है। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ सेंटीमीटर होती है, और उस उपजाऊ मिट्टी को बनने में दोस्तों लाखों, मतलब हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो वो बनती कैसे है, वो इन सब के सड़ाने और गलाने, मतलब इनकी मात्रा मिट्टी में प्रेजेंट होने से, जब ये कंटेंट प्रेजेंट हो जाते हैं तब मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। चट्टान की यदि हम बात करें तो चट्टान जो होता है वो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा होता है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा के ठंडा होने के फलस्वरूप क्या बनता है, चट्टानें बनती हैं, मूल चट्टानें बनती हैं। कौन सी चट्टानें, मैं मूल चट्टानों की बात कर रहा हूँ, मूल चट्टानें बनती हैं। तो मूल चट्टानें जो होती हैं उनमें ना तो कोई अवशेष होता है, ना ही इन चट्टानों में किसी प्रकार का ह्यूमस या जीवाश्म वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको नॉन बायोटिक बोला जाता है, मतलब अजैविक बोला जाता है। वहीं मैंने बोली थी कि इनमें कौन कौन सी क्रियाएं, जो मिट्टी है आप किस तरीके से बताओगे कि ये मिट्टी किस तरह की है, ये मिट्टी किस तरह की है, तो उसके लिए कई चीजें निर्भर करती हैं। मिट्टी के क्लासिफिकेशन के लिए यदि हम सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करें, सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो उस वर्गीकरण में जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, समझ में आ रही है ना आपको बातें। तो ये किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन करोगे, उसके लिए डिपेंड करती हैं दोस्तों जैविक क्रियाएं, कि किस तरह की जैविक क्रिया हुई थी उसी तरह की मिट्टी का निर्माण होगा। किस तरह की मूल चट्टान थी ये चीज भी निर्भर करेगी, और वहां की जलवायु दशा कैसी है इस चीज पर निर्भर करेगी। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कालावधि पे भी निर्भर करेगी, कितनी पुरानी चट्टानें हैं। तो कालावधि, इस समय जिसे बोलते हैं, इन सब बातों पर सॉइल का क्लासिफिकेशन निर्भर करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आपसे कोई पूछता है कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आपको बताना होगा। दूसरा मैंने पेडालॉजी एक शब्द बोला था, तो पेडालॉजी का मतलब है सॉइल का, पेडालॉजी का मतलब है सॉइल का साइंटिफिक
साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन। उस वैज्ञानिक अध्ययन में आप क्या देखोगे, तो उस वैज्ञानिक अध्ययन में देखोगे मिट्टी कैसे बनी, मिट्टी कैसे बनी, मिट्टी में जल एवं वर्षा की क्या रोल था, जो अन्य पदार्थ थे उनका क्या रोल था, जैविक प्रक्रियाओं का क्या रोल था, मिट्टी का जो संगठन है उसका उसका क्या रोल था, टेम्परेचर क्या भूमिका निभाता है ना, वनस्पतियों के अवशेष क्या भूमिका निभाते हैं, और चट्टानों का टूटकर चट्टानों का उनके चट्टान और उसमें उपस्थित जो खनिज होते हैं उनका आपस में मिलना क्या भूमिका निभाता है। इसी स्टडी को बोला जाता है दोस्तों पेडालॉजी। तो हमने ये देखा कि हमें जैव भूगोल में मतलब बायो ज्योग्राफी में कुछ बातें पढ़नी होती हैं और इन बातों को पढ़ना बेहद जरूरी होता है। नेक्स्ट जो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो हमारे लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है पृथ्वी के परिमंडल या पृथ्वी के कुछ प्रमुख परिमंडल। ये हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें वो सब चीजें भी पढ़ना बेहद जरूरी होती हैं। तो हमें अब जो पढ़ना होगा वो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ने होंगे, मतलब मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के कुछ परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कुछ परिमंडल। तो पृथ्वी के कुछ परिमंडल में यदि मैं पृथ्वी के परिमंडल देखूं तो हम 3 को मुख्यतः पढ़ते हैं, मतलब पृथ्वी के परिमंडलों को हम कुछ क्लासिफिकेशन में देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी के परिमंडल को पढ़ने से पहले हमें एनवायरनमेंट को भी देखना होगा, पर्यावरण को भी देखना होगा। क्यों कि जो अर्थ होती है दोस्तों, उस अर्थ पृथ्वी जो होती है उस पृथ्वी के चारों ओर का जो एरिया होता है, उस एरिया में जो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, ठीक है ना, पृथ्वी जिन जिन परिवेश से घिरी होती है। मेरा कहने का मतलब पृथ्वी के चारों ओर का जो परिवेश होता है, पृथ्वी के चारों ओर का परिवेश, यही क्या कहलाता है, ये पर्यावरण कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब इस पर्यावरण को हमने 3 प्रमुख घटकों में तोड़ दिया है। द मेन कंपोनेंट ऑफ मेन 3 कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। मेरा कहने का मतलब 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के 3 प्रमुख घटक के रूप में। कौन से? तो दोस्तों ये तीनों घटक जो हैं बोल सकते हो परमंडल, एक तो स्थलमंडल जिसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, एक जो है दोस्तों वो जलमंडल, वायुमंडल लिख लो चाहे पहले, वायुमंडल जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और एक दोस्तों जलमंडल जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब हम अपने आईएएस के टॉपिक में जीव मंडल को पढ़ रहे होते हैं तो सॉइल के साथ साथ हमें बायोस्फीयर को भी पढ़ना होता है। बायोस्फीयर जब हम तीनों मंडल जो ये होते हैं, वायुमंडल और जो स्थल मंडल या इसे भूमंडल भी कह सकते हो, तो जब तीनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तीनों जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। तीनों एक दूसरे के संपर्क से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, वायुमंडल में उत्पन्न सभी दशाएं, जलमंडल में उत्पन्न सभी दशाएं या स्थल मंडल में उत्पन्न सभी दशाओं, जब ये दशाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तब हमारा बनता है वहां पे दोस्तों, तब हमारा वहां बनता है
जैव मंडल, मतलब बायोस्फीयर बनता है। तो हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर। लेकिन जब हम भूमंडल की बात करते हैं दोस्तों, तब हमें उसकी भू आकृति, तब यहां हमें क्या देखना होता है, भू आकृति देखनी होती है, प्रवाह देखना होता है, और कुछ उच्चावच देखने होते हैं। ये 3 चीजें हमें स्थलमंडल के अंतर्गत देखनी होती हैं। वहीं हम अगर वायुमंडल की बात करें दोस्तों, तो वायुमंडल की बनावट, उसकी संरचना, कुछ तत्व या जो गैसें उपस्थित होती हैं वो सब देखनी होती हैं। जलवायु स्थिति देखनी होती है दोस्तों, वायुमंडल में जलवायु स्थिति देखनी होती है। नेक्स्ट तापक्रम देखना होता है, ये भी हमें किसमें पढ़ना होता है, वायुमंडल में पढ़ना होता है। नेक्स्ट जलवायु के कुछ प्रकार पढ़ने होते हैं, जलवायु के कुछ प्रकार पढ़ने होते हैं, जलवायु के प्रकार, वायु पढ़नी होती है हमें, वायु क्या होती है, पवनें क्या होती हैं, ये सब हमें वायुमंडल में पढ़नी होंगी। दूसरी बात, हमें इसमें वर्षा को भी देख लेते हैं, क्योंकि वेपराइजेशन जब होता है, बाष्पीकरण जब होता है, तो उसकी वेपर संघनन होकर के बूंद के रूप में वायुमंडल में ही अपनी क्रियाशीलता को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम जलमंडल के बारे में बात करें दोस्तों, तो समुद्र, सागर, झील, मेरा कहने का मतलब समुद्र है, जिसे महासागर भी बोल सकते हैं, समुद्र, महासागर, सागर, कुछ झील है ना, कुछ तालाब, या जो जलमंडल है उससे संबंधित कुछ अन्य तत्व भी हमें किसमें पढ़ने होते हैं, इन तीनों पार्ट में पढ़ने होते हैं। तो मैंने जो आपको अभी समझाया था वो ये समझाया था दोस्तों कि जो हमारा मेजर मंडल है, जो हमारा पर्यावरण के जो 3 फैक्टर हैं, जिसे हम भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल कहते हैं, उनमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। वहीं अभी ये बताया था कि जब हम जैव मंडल की बात करते हैं, तो जैव मंडल एक सीमित क्षेत्र होता है, इनका एक सीमित क्षेत्र होता है। कौन सा सीमित क्षेत्र? वह सीमित क्षेत्र जहां ये तीनों चीजें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, जहां ये तीनों चीजें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, उसी को हम जैव मंडल बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब, जब हम जैव मंडल को पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, मान के चलिए ये स्थल मंडल है, और मान के चलिए ये जल मंडल है, और मान के चलिए ये चलो ऐसे ही कर दो, मान के चलिए ये वायुमंडल है। तो इसका जो सीमित क्षेत्र है, यही तीनों एक दूसरे के संपर्क में है। इस वाले क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। तो इस क्षेत्र को ही बोला जाता है दोस्तों जैव मंडल, मतलब एक सीमित क्षेत्र। तो जैव मंडल में हमें एक सीमित क्षेत्र पढ़ना होता है। मेरा कहने का मतलब ये वो सीमित क्षेत्र होता है, या सभी प्रकार का जीवन होता है, ऑल ओवर लाइफ होती है। ऑल ओवर लाइफ से मेरा कहने का मतलब आपसे कि विच कंटेन ऑल फ्रॉम ऑफ लाइफ, विच कंटेन ऑल फ्रॉम ऑल लाइफ। हर एक के लिए जीवन जीने योग्य क्या होती हैं, दशाएं होती हैं। मतलब जीव के स्वरूप, मानव तथा वृद्धजीव बोल सकते हैं, जीव के स्वरूप को ऑल ओवर हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम दोस्तों उनके पोषण प्रक्रम को देख सकते हैं, मतलब जैव मंडल में हम जीव के स्वरूप को देख सकते हैं, जीव का स्वरूप कैसा है, उसके हम पोषण प्रक्रम को देख सकते हैं। जैसे प्रत्येक जीव की अपनी एक खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे उनकी जीव की क्या खाद्य
श्रृंखला को पढ़ेंगे, मतलब जैव मंडल में, कि चूहे की खाद्य श्रृंखला क्या है, सांप की खाद्य श्रृंखला क्या है, मनुष्य की खाद्य श्रृंखला क्या है, टाइगर की खाद्य श्रृंखला क्या है, वो सब हमें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट अगर इसी में हम अगर बात करें तो इकोलॉजिकल पैरामीटर, इकोलॉजिकल पैरामीटर भी इसमें पढ़ेंगे हम। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पारिस्थितिकी है उसका संतुलन कैसे किया जाता है, वो सब जैव मंडल के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूं इन तीनों परमंडल की, मैं तीनों परमंडल की बात करूं, ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, ये हाइड्रोस्फीयर, इसका किसी लैंग्वेज में भी कहीं कोई रोल है, कहीं कोई बर्डन है, तो मैं वर्ल्ड ओरिजिन के हिसाब से बात करूं, वर्ल्ड ओरिजिन, वर्ल्ड ओरिजिन मतलब शब्द के उत्पत्ति के हिसाब से। तो इस वर्ल्ड ओरिजिन में जब हम बात करें तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? ग्रीक लैंग्वेज। कौन से शब्द? जैसे मैं लिथोस्फीयर की बात करता हूं तो लिथोस्फीयर मतलब लिथोस, लिथोस, इस लिथोस का मीन्स जो होता है, मतलब जो होता है वो होता है दोस्तों स्टोन से। स्टोन से मेरा कहने का मतलब एक प्रकार से रॉक्स, चट्टान है। तो जहां हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं वो चट्टानों की बात करते हैं। स्थल मंडल में क्या है? चट्टानें ही तो हैं। उन मूल चट्टानों की जैविक प्रक्रिया के फलस्वरूप ही तो मिट्टी बनती है। तो मेरा कहने का मतलब जब हम लिथोस की बात करते हैं तो ऑल ओवर चट्टान की बातें करते हैं, स्टोन की बातें करते हैं। वहीं अगर हम एटमॉस की बात करें, एटमॉस, जो एटमॉस्फेयर कहां से लिया गया है, तो ये एटमॉस की बात करें तो एटमॉस का मीन्स होता है वेपर, वेपर मतलब जलवाष्प। तो इसका मतलब होता है ग्रीक, कभी कभी आपसे पूछ लेगा, तो इसका मतलब होता है वेपर। वही हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर में जो हाइड्रो शब्द होता है, हाइड्रो मीन्स होता है दोस्तों वाटर, वाटर होता है, वाटर मतलब जल। वही हम बायो, इनको तीनों को भी मैंने मिला के बायोस्फीयर बताया था, तो उस बायोस की भी बात करते हैं, BIOS, बायोस। इसका मीन्स होता है दोस्तों लाइफ। क्या होता है? लाइफ, जीवन। तो बायोस का मतलब ही होता है कि इन जब तीनों को जब ये एक दूसरे के मतलब एक लिमिटेड उसमें कांटेक्ट में आते हैं, लिमिटेड एरिया में क्या होते हैं? कांटेक्ट में आते हैं, उसी को बोला जाता है बायोस। बायोस मतलब बायोस्फीयर बोला जाता है। तो आपको जब पढ़ना होता है तो इनके बारे में एक एक करके स्टडी करनी होती है दोस्तों। तो हम यहाँ जो एक एक करके स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे सबसे पहले स्थलमंडल के बारे में, मेरा कहने का मतलब लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर का मतलब मैंने भी बताया था, जहां पे हम चट्टानों के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम पर्वतों के बारे में बात करते हैं, जहां हम पठार के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। बोल सकते हैं पृथ्वी का वह परमंडल जो ठोस पदार्थ जैसे चट्टाने हैं, सेल हैं, उन सबसे क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो यहां हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब बोल सकते हैं दोस्तों पृथ्वी का वह परमंडल, पृथ्वी का वह परमंडल जो ठोस पदार्थ, और ठोस पदार्थ मतलब चट्टाने, ठोस पदार्थ जैसे सेल, चट्टान, ठीक है ना, इत्यादि का क्या करते हैं? इत्यादि से मिलकर बना होता है, से बना या मिलकर बना होता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। अब इस पर क्या होता है? स्थल मंडल पर, इस पर जीवों का निवास होता है, जीवों का निवास होता है। स्थलमंडल पर ही क्या होता है दोस्तों? जीवों का निवास होता है।
वहीं अगर हम बात करें कि ये स्थल मंडल जो है वो कहाँ तक है, लिथोस्फीयर है कहाँ तक, इसका रोल क्या है, क्या ये पूरा अर्थ के जो नीचे है वो पूरा ही लिथोस्फीयर है? तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर को हम पढ़ते हैं दोस्तों भूप्रपट्टी की चट्टानों के अध्ययन में, या बोल सकते हैं लिथोस्फीयर मतलब भूप्रपट्टी चट्टान। अब ये भूप्रपट्टी मतलब क्रस्ट। अब ये क्रस्ट शब्द कहां से आ गया? तो दोस्तों जब हम अर्थ की बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है हमारी, जो उसके सेंटर से बात करेंगे तो ये रेडियस है वो दोस्तों 6371 किलोमीटर है। मतलब अर्थ के केंद्र में गहराई तक जब आप देखोगे तो ये कितनी है? तो इसकी लगभग अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए मैंने ये इस तरीके से काट लिया, जैसे तरबूज काट लेते हैं उस तरीके से मैंने इसे काट दिया। ठीक है, ये मैंने गहराई, तरबूज को बिल्कुल अंदर से गहराई तक केंद्र तक काटते हैं वैसे ही मैंने काट दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि ये लगभग 35 किलोमीटर जो होता है ये क्रस्ट होता है। इसके बाद अगर 2900 किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो ये मेंटल होता है, आगे आएगा इसे हम डिटेल में बताएंगे, मेंटल होता है। और इससे लेकर के 6371 किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये कोर होता है, जिसे क्रोड बोलते हैं। क्रस्ट मतलब भूप्रपट्टी, इसका मतलब होता है मेंटल मतलब प्रवाह, और इसका मतलब होता है कोर। तो जहां मैं लिथोस्फीयर की बात करता हूं तो ये मिट्टी की ऊपरी परत होती है। क्या होती है? मिट्टी की ऊपरी परत, हम बोल सकते हैं दोस्तों प्लेट। जो स्थल मंडल है वो एक प्रकार से क्या है, वो हमारी कुछ कुछ प्लेटें हैं दोस्तों। अब वो प्लेटें कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का वह परमंडल जो ठोस पदार्थ से या चट्टानों से मिलकर बना होता है। तो चट्टानों में भी हमने क्या बताया था? मिट्टी बताई, सॉरी ठोस पदार्थों में मिट्टी बताई थी, चट्टान बताई थी और सेल बताई थी। सेल मतलब एक प्रकार से चट्टानें ही होती हैं, इन सब से मिलकर बना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम दोस्तों स्थल मंडल बोलते हैं। तो स्थल मंडल में भी हम उसको डिस्कस करेंगे उसकी सतह के आधार पर। मेरा कहने का मतलब कि हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी है, स्थल मंडल कहाँ पे है? पृथ्वी पे है। तो उस पृथ्वी की सतह के आधार पर बात करेंगे। अगर हम पृथ्वी की सतह के आधार पर स्थल मंडल का डिस्कस करते हैं तो दोस्तों हम वहां पढ़ते हैं दो चीजें। एक तो हम महाद्वीप पढ़ते हैं और एक दोस्तों हम पढ़ते हैं महासागर, मतलब ओशियन, और एक कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारी अर्थ पर, जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, मैं चित्र दिखा रहा हूं, तो इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? इस चित्र में हम जो कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं तो हमारे 7 कॉन्टिनेंटल हैं। वैसे अभी हाल की रिसर्च में एक कॉन्टिनेंटल 8वां भी खोज किया गया है, जिसे हम जीलैंडिया बोलते हैं। ठीक है ना? तो कॉन्टिनेंटल की बात करें तो दोस्तों एक तो ये कॉन्टिनेंटल है, देखो ये उत्तरी अमेरिका है। दूसरा हम अगर इसकी बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका है, मतलब पनामा से टूटा है ये। तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अफ्रीका है। ये क्या है? ये अफ्रीका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है चौथा। पांचवा यदि हम बात करें दोस्तों तो ये दिख रहा है आपको व्हाइट, ये अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये यूरोप और एशिया। वैसे तो ये एक है, वैसे सामान्यतः एक मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये 2 हैं। मेरा कहने का मतलब ये इतना जो है ये यूरोप है और ये एशिया है, और दोनों को मिला के बोल दिया जाता है यूरेशिया। ये जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया में जो अलग हुआ है, ये यूरेशिया और एशिया में जो अलग हुआ है दोस्तों, वो हुआ है यहाँ पे यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत यहाँ रसिया में ही। तो रसिया का जो पश्चिमी भाग है आधा, वो पश्चिमी भाग यूरोप में पड़ता है, और रसिया का जो पूर्वी भाग है वो दोस्तों एशिया में पड़ता है। ये दूर होते हैं दोनों, यहाँ यूराल पर्वत से, और यहीं पे एक नदी है यूराल नदी, उससे ये एक दूसरे क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर होते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। और आगे जो जीलैंडिया देखा है दोस्तों, वो जीलैंडिया को यहाँ देखा है।
जीलैंडिया का जो अध्ययन है वो हम बाद में एक अलग से वीडियो बना के उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जीलैंडिया है वो जीलैंडिया क्या होता है। यहीं पर एक मिनट दोस्तों महासागर भी देख लेते हैं। तो महासागर की मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो ये प्रशांत महासागर है, ये और ये इधर ऐसे करके पृथ्वी को अगर मोड़ेंगे इसे तो यही आएगा। तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। वहीं अगर बात करें दूसरे की, तो अटलांटिक महासागर ये एस आकार का है दोस्तों, ये इस तरीके से, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हिंद महासागर है, ये इतना, ये क्या है, हिंद महासागर। इसे अर्ध महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो सभी महासागर है दोस्तों वो सभी महासागर ध्रुवों से मिल रही हैं। देखो ये ऊपर और नीचे ध्रुवों से मिल रहा है, ये भी ध्रुवों से मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो महासागर है हिंद महासागर, ये ध्रुवों से नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसे अर्ध हिंद महासागर भी बोलते थे, क्योंकि ये ऊपर से यूरोप और एशिया से क्या है, यूरोप और एशिया से रुका हुआ है। नेक्स्ट यदि इसी में बात करें हम दोस्तों अगला, तो देखो ये ऊपर, ये जो ऊपर है ये आर्कटिक महासागर, ध्यान रखना। अंटार्कटिक जो महासागर है, सॉरी अंटार्कटिका जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल है, और आर्कटिक जो ऊपर है वो महासागर है। ये आर्कटिक महासागर हिंद महासागर को छोड़कर सभी महासागर से मिला हुआ है। वहीं एक पांचवें की बात करें दोस्तों तो दक्षिणी महासागर, तो ये यहां देखो दक्षिणी महासागर यहां है, ये दक्षिणी महासागर, सॉरी ये नहीं है, ये। तो दक्षिणी महासागर एक प्रकार से हिंद महासागर जो है इसी का क्या है, इसी का विस्तार है। तो महासागर की बात करें तो महासागर दोस्तों 5 होते हैं, और वहीं हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप 7 हैं। अभी तो करंट के हिसाब से 8 हैं, लेकिन वैसे ऑल ओवर कितने हैं, वैसे 7 हैं। अगर मैं महाद्वीप में पढ़ूंगा तो आपको ये लिखना होगा कि समुद्र तल से ऊपर उठे पृथ्वी के विशाल भूखंड, समुद्र तल से उठे पृथ्वी के विशाल भूखंड, विशाल भूखंड क्या कहलाते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। इन विशाल भूखंडों की जो औसत ऊंचाई होती है समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई होती है वो दोस्तों 100 मीटर होती है। कितनी होती है, 100 मीटर। मेरा कहने का मतलब जहां समुद्र का पानी सिमेट्रिक होता है, बराबर ऊंचाई में होता है, उसी को समुद्र तल बोला जाता है। तो समुद्र तल से हम स्टेशन की ऊंचाई, समुद्र तल से हम किसी चोटी की ऊंचाई, जैसे हम बोलते हैं हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,848, वैसे अब तो करंट में 8,850 किलोमीटर है, तो वो कहाँ से है, वो समुद्र तल से है। समुद्र का जो तल होता है जहाँ पानी ऑल ओवर क्या होता है, समान होता है। तो उसी समुद्र तल से हम क्या करते हैं, महाद्वीपों को जब देखते हैं तो उनकी एवरेज जो हाइट होती है वो 100 मीटर होती है। वहीं मैं अगर बात करूं समुद्र तल में ही, तो हमारा एनसीईआरटी के उस पर ही डिस्कस कर दूं, तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा कौन है, ध्यान रखना महाद्वीपों पर सबसे ऊंचा जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 8,850, वैसे एनसीईआरटी में 8,848 दे रखा है, इस चीज को ध्यान रखोगे। तो मेरा कहने का मतलब है इस पे एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं, इस पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी जो कहाँ के हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। यही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो तेनजिंग नार्गे शेरपा, तेनजिंग नार्गे शेरपा, ये कहाँ के हैं, ये इंडिया के हैं, ये भारत के। ये सबसे पहले गए थे, सबसे पहले ये ऊपर गए थे, तो वो तारीख थी 29 मई 1953। कब गए थे ये गए थे दोस्तों 29 मई 1953। ये दोनों ही पुरुष थे। अगर हम महिलाओं में बात करें दोस्तों, तो जापान की एक महिला थी जिनका नाम था जुंको ताबेई, जुंको ताबेई, जुंको ताबेई। ये महिलाओं में, इसमें ये महिलाओं में ये सबसे पहले गई थी। कहाँ की थी ये जापान की थी। और ये कब गई थी, 16 मई 1975 में गई थी। ये जापान की थी और 16 मई 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतेह की थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
चढ़ाई की थी। वही अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो महिलाओं में मैं बात करता हूं, वुमेन में, वो बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। ये 23 मई 1984, मतलब भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाली सबसे पहली महिला थी। तो ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे डिस्कस कराना पड़ रहा है, हालांकि ये फैक्चुअल नॉलेज है, लेकिन इसको भी पढ़ना आपके लिए क्या है, बेहद बेहद जरूरी है। तो हमने यहाँ जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो महाद्वीप हैं, वो महाद्वीप का क्या होते हैं, क्या रोल है महाद्वीप का। अगर मैं महाद्वीप की बात करूं दोस्तों, तो ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप की संख्या क्या है, महाद्वीप ज्यादा है, संख्या नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे, और महासागर कम है। महाद्वीप अधिक और महासागर क्या है, कम। यही अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें दोस्तों, तो ठीक इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब महाद्वीप कम और महासागर, मतलब महासागरों से कम महाद्वीप, ठीक है ना, ये यहाँ रोल हो जाता है। तो ये चीज भी आपको याद करनी होगी। वहीं अगर हम महासागर में डिस्कस करते हैं, तो महासागर सिंपल सी बात है दोस्तों, एक जलीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी पर जो भी जलीय क्षेत्र है वो सब क्या है, वो सब महासागर है। बड़ा जलीय क्षेत्र होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। बोल सकते हैं पृथ्वी पर स्थल भागों को घेरे हुए बड़े जलाशय, पृथ्वी पर स्थल भागों को घेरे हुए क्या, बड़े जलाशय क्या कहलाते हैं। तो महासागर क्या होता है, एक जलीय क्षेत्र होता है। महासागर एक जलीय क्षेत्र होता है जो क्या करता है, पृथ्वी पर जो भी स्थल होते हैं उनको क्या, घेरे हुए होता है। तो हमारा कहने का मतलब आपसे ये है दोस्तों कि समुद्र जल की जो तल होता है, मैंने समुद्र की सतह की बात की थी, समुद्र की सतह से या समुद्र के तल से। तो इसका मतलब है समुद्र की सतह पर जो जल समान ऊंचाई पर होता है, समुद्र की सतह पर समान ऊंचाई वाला जल ही क्या कहलाता है, समुद्र तल कहलाता है। वहीं अगर मैं ऑल ओवर परिदृश्य में देखूं, तो चाहे तो हम महासागर की बात हो, चाहे वो महाद्वीप की बात हो, उनकी ऊंचाई और गहराई दोनों को ही, किससे मेजर किया जाता है, समुद्र तल से मेजर किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि महासागर हो या महाद्वीप हो, अगर महाद्वीप में ऊंचाई देखनी है, ऊंचाई मेरा कहने का मतलब किसी माउंटेन की, प्लेट्यू की, है ना, या किसी अन्य उसकी ऊंचाई देखनी है, तो उसे मेजर करते हैं समुद्र तल से, ठीक है ना। और गहराई को मेजर करते हैं, महासागरों की गहराई को मेजर करते हैं समुद्र तल से। तो दोनों को मेजर किया जाता है, समुद्र तल से मेजर किया जाता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों हमारे इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो भाग है स्थल पे, महाद्वीपों पे, स्थल में भी किस पे, महाद्वीपों पर, वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट सबको पता है 8,850 मीटर। वहीं अगर हम गहराई में बात करें तो ये प्रशांत महासागर में है, और प्रशांत महासागर में भी पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है, आपको याद रखनी पड़ेगी। चाहो तो मैं ऐसे यहाँ मैप में भी आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माउंट एवरेस्ट है वो या इंडिया के, यहाँ ये है माउंट एवरेस्ट इंडिया के, ठीक है दोस्तों। और मेरियाना गर्त की हम बात करते हैं तो ये यहाँ पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त जो है, वो मेरियाना गर्त वो यहाँ है, मार्शल द्वीप के पश्चिम में
और जापान के दक्षिण में दोस्तों, फिलीपींस के पूर्व में, ताइवान फिलीपींस के पूर्व में, यहाँ मेरियाना गर्त है। तो ये मेरियाना गर्त जो है समुद्र के अंदर सबसे गहरा स्थान है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, प्लेट विवर्तनी क्रिया की वजह से ये यहाँ एक प्रकार से ट्रेंच जैसा कुछ पड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं, ये तो गहरा एक स्थान हो गया या गहरा एक भाग हो गया, अगर आपसे पूछता धरातल पर सबसे निचला स्थान कौन सा है, धरातल पर निचला मतलब इस तरीके से निचला, तो दोस्तों मृत सागर आपका जवाब होना चाहिए। ये तो एक ट्रेंच पड़ी हुई है इस तरीके से। प्लेस की बात करें, जैसे पूरा स्थान जो होता है, तो वो निचला स्थान कौन सा है, तो मृत सागर होगा। मृत सागर जो है वो लगभग 416 मीटर, कहीं कहीं 396 मीटर भी दे रखा है ये, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। कुछ फैक्चुअल टाइप में ये पूछ ली जाती हैं आपसे। तो ये हमने पढ़ा था स्थल मंडल के बारे में कि स्थल मंडल में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इसी में हम अपना अगला, तो हमारा है वायुमंडल। इससे अगला हमने क्या लिखा था, इससे अगला हमने लिखा था वायुमंडल। और वायुमंडल में हम थोड़ा सा वायुमंडल को डिटेल में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी जो है हमारी, उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी को कौन घेरे हुए है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी को गैसों का आवरण घेरे हुए है। गैसों का आवरण मतलब कितना घेरे हुए हैं, तो वैसे तो पूरा अंतरिक्ष तक ही गैसें हैं। तो मेरा कहने मतलब वायुमंडल में हम पृथ्वी से, मान के चलिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर, इस तरीके से पूरा 10,000 किलोमीटर, ऑल ओवर 10,000 किलोमीटर का जो एरिया है जहाँ तक गैसें हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं पृथ्वी का वायुमंडल, जिसमें गैसें मिलेंगी, कुछ भारी गैसें मिलेंगी। जो भारी गैसें हैं वो पृथ्वी की सतह के पास होंगी, हल्की गैसें हल्की होने की वजह से ऊपर होंगी, वो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो बिल्कुल चोटी पे होंगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब, जब हम वायुमंडल को पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो वायु, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों से घिरा क्षेत्र होता है या गैसों की परतों से घिरा क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परतों से, गैसों की परतों से घिरा क्षेत्र। एनसीईआरटी में ये जो दे रखा है वो 1600 किलोमीटर दे रखा है। एनसीईआरटी में ये जो दे रखा है वो दोस्तों कितना है, 1600 किलोमीटर। लेकिन हम ऑल ओवर वायुमंडल की बात करते हैं तब ये 10,000 किलोमीटर है, क्योंकि जब हम 1000 किलोमीटर से ऊपर जब चलते हैं तो यही गैसें एक विरल उसमें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसकी ऊंचाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1600 किलोमीटर, ठीक है, वहां तक फैला हुआ है। और यदि हम इसी की अगर हम बात करें तो तापमान के क्रम में, ठीक है ना, या अन्य के आधार पर, ये 5 भागों में इसे तोड़ा जाता है। वायुमंडल जो होता है हमारा दोस्तों, वायुमंडल जो होता है वो हम यदि ताप क्रम में या अदर बेस्ट जब हम इसे देखते हैं तो वायुमंडल को हम 5 भागों में तोड़कर देखते हैं। 5 भागों में मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे एक क्षोभमंडल पढ़ेंगे जिसे हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। एक हम समताप मंडल पढ़ेंगे जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। एक हम दोस्तों मध्यमंडल पढ़ेंगे जिसे हम मीसोस्फीयर बोलते हैं। एक हम दोस्तों आयन मंडल पढ़ेंगे, आयन मंडल पढ़ेंगे, और आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। और लास्ट जो पढ़ेंगे वो वाहिर मंडल पढ़ेंगे, वाहिर मंडल मतलब एक्सोस्फीयर पढ़ेंगे, एक्सोस्फीयर पढ़ेंगे। तो ये हमें वायुमंडल में पढ़ना होगा। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में ये इतना डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन हम यहाँ इसे ऑल ओवर डिटेल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब पढ़नी होती है तो उसे उसका एक बहाना नहीं होता है, उसे हम ऑल ओवर ही हमें पढ़ना होता है उसे।
तो यदि मैं इसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखूं दोस्तों, कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में जब हमें ये पढ़ना होता है तो उसे किस तरीके से पढ़ें, तो हमें इस ऑल ओवर को स्ट्रक्चरल फॉर्म में पढ़ने के लिए बहुत सारे आयाम को यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रक्चरल रूप से एक्सटेंड करते हैं। मान के चलिए मैंने ये पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचा एक क्षेत्र बना लिया, ठीक है दोस्तों। और यहां मैं इसे कुछ इस तरीके से बना देता हूं, यहां मैं इसे कुछ इस तरीके से बना देता हूं। और यहां ये क्षेत्र जो है ये विषुवत रेखा क्षेत्र है, विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। ये दोस्तों उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, उत्तरी, मेरा कहने का मतलब यहाँ बीच पे ये इक्वेटर लाइन वाला क्षेत्र है, ये इक्वेटर विषुवत रेखा, अब तो दिख रहा है ना। ये उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है। और दोस्तों ये जो है ये दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं कि ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ है। बीच वाला क्षेत्र ये इक्वेटर लाइन है, ऐसे अर्थ मैंने बना दिया। उभरा हुआ क्षेत्र जो है ये इक्वेटर लाइन है, और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये इधर, ये उधर उत्तरी गोलार्ध है, और ये इधर दक्षिणी गोलार्ध है। ऐसे करके मैंने अर्थ को ऐसे करके उठा दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं क्या देखूंगा कि जो विषुवत रेखा होती है उस पर टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होता है, तो वहां वर्ष भर तापमान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। तो उस तापमान की वजह से यहाँ संबंध धाराएं चलती हैं, संबंध धाराएं चलती हैं, प्लस संबंध धाराएं चलती हैं। इस वजह से ये जो क्षोभ मंडल होता है, ये सबसे नीचे, पृथ्वी के जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, जो ट्रोपोस्फीयर होता है। तो इस ट्रोपोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है, मोटाई जो होती है वो 18 किलोमीटर होती है दोस्तों। कहाँ, इक्वेटर लाइन पर। क्यों कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हवाएं और गैसें क्या कर जाती है, राइज कर जाती हैं, और ये राइज करके कहाँ चली जाती हैं, मैक्सिमम ऊंचाई तक चली जाती हैं, अपेक्षा ध्रुवों की। ध्रुवों पर क्या होता है, हवाओं का अवतलन होता है, हवाएं ठंडी होने की वजह से बैठती हैं। तो ये ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो लगभग 8 किलोमीटर होती है, लगभग 8 किलोमीटर होती है। क्यों होती है, यहाँ वायु का क्या होता है, वायु का अवतलन होता है, और यहाँ क्या होता है, वायु का संवहन, वायु का संवहन। संवहन मतलब वायु का ऊपर की ओर राइज करना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वायु का ऊपर की ओर चलना। तो वही मैं दो तरीके बता ही दे रहा हूं। यहाँ पे जो वायु होती है वो दो तरीके से मूव करती है, एक तो करती है लंबवत, और एक वायु चलती है क्षैतिज। जहां वायु लंबवत चलती है दोस्तों उसको हम संवहन बोलते हैं, और वो वायु ही बोली जाती है, ऐसे करके ऊपर की ओर राइज कर जाती है हल्का होने की वजह से। और वायु जहां क्षैतिज चलती है उसे हम दोस्तों अव्यवहन बोलते हैं, और ये क्षैतिज वायु जो है यही कहलाती हैं पवनें। और ये किस वजह से चलती हैं कि एक जगह ठंडी वायु होती है और एक जगह गर्म वायु होती है। ठंडी वायु जो होती है, मान के चलिए ये ठंडी वायु है और ये गर्म वायु है, ये ठंडी वायु है। ठंडी वायु भारी होगी तो ये नीचे बैठेगी, और गर्म वायु हल्की होकर के ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो जब ये वायु नीचे बैठेगी और ये यहाँ से हटेगी तो इसके स्थान पर कौन सी वायु आ जाएगी, इसके स्थान पर तो ये किस ठंडी वायु आ जाएगी। तो ये किस तरीके से चल रही है, क्षैतिज चल रही है, मतलब यहाँ वायु का क्या हो रहा है, अव्यवहन हो रहा है। तो इस अव्यवहन होती वायु को ही क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है, पवन बोला जाता है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम क्षोभ मंडल को पढ़ते हैं तो क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है, सबसे नजदीक का भाग होता है, जो ध्रुवों पे 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ये 13 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। यही में इससे ये जो क्षोभ मंडल होता है इसमें विभिन्न प्रकार की भारी गैसें होती हैं, पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से क्या होता है, जो नेचर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे चक्रवात का आना,
तड़ित झंझाट, तूफान, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, ये सब गतिविधियां कहाँ होती हैं? ये सब गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं। क्यों? इनको एनर्जी कहाँ से मिल जाती है? जल वाष्प से मिल जाती है। टेम्परेचर यहाँ ऑलरेडी क्या होता है? ज्यादा होता है, जल वाष्प और भी ज्यादा होती है यहाँ, तो क्योंकि महासागर उनसे क्या मिल जाती है? बाष्पीकरण हो जाता है। तो पृथ्वी के नजदीक लगभग 18 किलोमीटर और एवरेज 13 किलोमीटर तक पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? वेपर होता है। तो वो एनर्जी की वजह से यहाँ पर जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तड़ित झंझाट, बिजली का गरजना, बादलों का चमकना, ये सब विक्षोभ कहाँ होते हैं? ये सब विक्षोभ क्षोभ मंडल में होते हैं। तो बोल सकते हैं विक्षोभ, अत्याधिक विक्षोभ, अत्याधिक विक्षोभ की घटना, ये सब कहाँ होती हैं? ये सब क्षोभ मंडल में होती है। जब यहाँ विक्षोभ की घटनाएं होंगी तो यहाँ पर वायुयान का उड़ना संभव नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में एरोप्लेन जो होते हैं वो एरोप्लेन का चलना संभव नहीं है। इसीलिए एरोप्लेन कहाँ चलते हैं? इससे ऊपर समताप मंडल में चलते हैं। तो इससे ऊपर जो भाग है दोस्तों वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। इसे हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब मेरा कहने का समान ताप का क्षेत्र। समान ताप मतलब जहां पर टेम्परेचर में बदलाव ज्यादा कुछ खासा देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसकी कंडीशन दोस्तों बिल्कुल अलग है। कंडीशन क्या बिल्कुल अलग है? कंडीशन इसकी है दोस्तों कि यहाँ पर समताप मंडल में लगभग 20 से लेकर के 25 किलोमीटर, लगभग 20 से लेकर के 25 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर। समताप मंडल की मैं बात करूं तो दोस्तों ये 50 किलोमीटर तक होता है। कितने तक? 50। ठीक है, 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। तो ये 20 से 25 किलोमीटर वाले क्षेत्र में ओजोन गैस की संघनता होती है, मैक्सिमम ओजोन गैस होती है। इसी को बोला जाता है दोस्तों ओजोन परत। ये ओजोन परत जो होती है दोस्तों, ये ओजोन परत बनी होती है ओजोन गैस से। किससे? ओजोन गैस से। तो ध्यान रखना, ये जो ओजोन परत होती है ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, एक प्रकार से हानिकारक भी होती हैं अल्ट्रावायलेट रे, और कुछ अल्ट्रावायलेट रे में जैसे अल्ट्रावायलेट रे बी है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि उस अल्ट्रावायलेट रे की वजह से ही हमारे शरीर में एमिनो अम्ल का प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन कुछ अल्ट्रावायलेट रे क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं, जो कैंसर या त्वचा से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका क्रिएशन करती हैं, उनका फॉर्मेशन करती हैं। तो यदि हम ओजोन गैस की बात करें तो ओजोन गैस तो क्षोभ मंडल में भी होती है, और ओजोन गैस दोस्तों समताप मंडल में भी होती है। समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा ज्यादा होती है। तो जो क्षोभ मंडल वाली ओजोन गैस होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, मतलब नुकसानदायक होती है, और जो समताप मंडल वाली ओजोन गैस होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, मतलब लाभदायक होती है। क्यों होती है? कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण कर लेती है, उन्हें पृथ्वी तक जाने नहीं देती। लेकिन ये क्षोभ मंडल वाली ओजोन गैस है वो क्या होती है? ओजोन गैस विषैली गैस होती है। तो ये हमें क्या देती है? ये हमें हानिकारक कंडीशन उत्पन्न करती है। तो समताप मंडल में हमने ये देखा कि यहाँ 20 से 25 किलोमीटर पर क्या मिलती है? ओजोन गैस मिलती है। तो समान ताप की जो बात करते हैं वो ये क्षेत्र होता है समान ताप। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ताप जो होता है यहाँ क्या हो जाता है? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान, तो संपूर्ण समताप मंडल में समान ताप नहीं होता। जैसे ही हम ओजोन गैस से ऊपर, ओजोन परत से ऊपर भागते हैं तो तापमान क्या हो जाता है? बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम समताप मंडल से ऊपर आते हैं, यहाँ मध्य मंडल पे आते हैं, यहाँ मध्य मंडल पर आते हैं, तो फिर से टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिरना स्टार्ट हो जाता है, तापमान कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यही टेम्परेचर यहाँ पे -85 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मेरा कहने का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर डाउन हो जाता है यहाँ। और यहीं पे दोस्तों नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी बनते हैं। यहीं पर नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड भी बनते हैं। ये क्लाउड किसके बने होते हैं? तो ये क्लाउड बने होते हैं धूल के कण। ठीक है दोस्तों, एक क्लाउड दोस्तों समताप मंडल में यहाँ ध्रुवों के पास बनते हैं। यहाँ
समताप मंडल में ध्रुवों के पास। इन क्लाउड को बोलते हैं दोस्तों पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है ये है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक, स्फेरिक मतलब ध्रुवीय समताप मेघ, ध्रुवीय समताप मेघ। ये बहुत ही हानिकारक होते हैं दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ग्लेशियर को पिघलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनसे रेनफॉल नहीं होता है, इन्हें ध्यान रखना होगा, इनसे यहाँ रेनफॉल नहीं होता है। ये ग्लेशियर को क्या करते हैं, ये ग्लेशियर को पिघला देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, ग्लेशियर को मेल्ट कर देते हैं। दूसरा दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब वैश्विक तापन के लिए, ताप बढ़ाने के लिए। अगर आपसे वैश्विक तापन कोई पूछता है तो आप बता दोगे पूरे विश्व का जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है उसी को हम वैश्विक तापन कहते हैं। ऑल ओवर होना चाहिए, संपूर्ण कंट्री होनी चाहिए उसमें शामिल, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो पीएससी क्यों हानिकारक होते हैं, क्यों ये इन सब घटनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्तों जो हमारी हानिकारक गैसें होती हैं वो ध्रुवों के पास क्या हो जाती हैं, ध्रुवों के पास हानिकारक गैसें और धुआं जो होता है वो जमा हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं। उसी धुआं से बनने वाले क्लाउड को बोलते हैं दोस्तों पीएससी। और जब ये विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का है तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, ये निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या जो एंथ्रोपोजेनिक गैसें हैं वो भी इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मीसोमंडल होता है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें दोस्तों धूल के कण, उसमें दोस्तों उल्का, ठीक है ना, और ये इस तरह की वो सब कहाँ होती हैं, ये जो मैंने बताया नॉक्टिल्यूसेंट जो क्लाउड होते हैं ये रात में चमकते हैं दोस्तों, रात में हमें चमकीले दिखाई देते हैं, इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आयन मंडल, आयन मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण मंडल है, जितना हमारे लिए क्षोभ मंडल है उतना ही हमें आयन मंडल भी पढ़ना होगा। आयन मंडल मान लो ये है आयन मंडल क्यों इंपोर्टेंट है, ये जो रेडियो संचार होता है, मतलब यहाँ रेडियो बोल सकते हैं, जो वायु के जो कण हैं वो वायु कण क्या होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं दोस्तों। तब ये वायु के कण विद्युत आवेशित होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर रेडियो तरंगें भी उत्पन्न होती हैं, रेडियो, और उन रेडियो तरंग की वजह से पृथ्वी से क्या होता है, पृथ्वी से तरंगें निकलती हैं, रेडियो तरंगें, और ये तरंगें कहाँ पहुंचती हैं, आयन मंडल पहुंचती हैं और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो रेडियो संचार है वो संभव हो पाता है। हमारा जो संचार है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो चाहे वो अदर संचार हो, वो किस मंडल की वजह से वो हो पाता है, वो आयन मंडल की वजह से। क्यों कि यहाँ जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो आयोनिक अवस्था में होते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज से सम्मिलित होते हैं, वो वैद्युत आवेशित होते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सैटेलाइट जो होती हैं उनमें चुंबकीय क्षेत्र रेडियो तरंगें होती हैं, तो सैटेलाइट के साथ रेडियो तरंगें नहीं जाती, क्योंकि सैटेलाइट आयन मंडल से ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो आयन मंडल होता है दोस्तों, और ये मध्य मंडल होता है 80 किलोमीटर तक, और इसके बाद जो आयन मंडल होता है वो 400 किलोमीटर होता है, और जो हमारे सैटेलाइट है दोस्तों वो 400 किलोमीटर से ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। तो ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि जो सैटेलाइट है हमारे, क्या सैटेलाइट में रेडियो तरंगें भी यूज की जाती हैं, तो बिल्कुल नहीं की जाती, क्योंकि सैटेलाइट को आयन मंडल से ऊपर लॉन्च किया जाता है। तो वहाँ क्या यूज की जाती है, वहाँ माइक्रोवेव यूज की जाती हैं। सैटेलाइट जो होते हैं दोस्तों, उन सैटेलाइट में माइक्रोवेव यूज की जाती हैं। वहाँ आपसे ध्यान रखना, रेडियो वेव अगर आपसे देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कौन सी वेव, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें यूज की जाती हैं सैटेलाइट के साथ। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो ये जो ऑल ओवर ऊपर होता है ये वाहिर मंडल होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान रखना, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 1750 डिग्री सेल्सियस होता है। और वाहिर मंडल जो होता है दोस्तों, ये बाहर मंडल लगभग होता है 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र। लेकिन इस बाहर मंडल में दोस्तों लगभग 1000, लगभग, ये आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकेंड,
मान लो ये बाहर मंडल है ना, ये 1000 किलोमीटर, 400 से लेकर के 1000 किलोमीटर यहाँ तक संघन वायुमंडल होता है। संघन गैसों का, गैसें संघन अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही ये 1000 से 10,000 पे जाता है तो यही क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। और बाहर मंडल का जो ताप होता है वो टेम्परेचर तो बहुत होता है, लेकिन वह ऊष्मा नहीं होती, इसीलिए उसका आभास हमें ज्यादा नहीं होता, नमी नहीं होती। क्योंकि मैंने बताई वाष्प जो होती है वो मैक्सिमम क्षोभ मंडल में होती है, भारी होती है वाष्प, तो वाष्प ज्यादा ऊंचाई तक तो नहीं जाएगी, इसलिए वाष्प केवल कहाँ तक होगी, वाष्प क्षोभ मंडल तक होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जैसे ही 10,000 किलोमीटर से ऊपर जाता है वैसे ही ये किसमें शामिल हो जाता है, ये अंतरिक्ष में शामिल हो जाता है। और इसमें जो बाहर मंडल होता है इसमें हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम ये हल्की गैसें होती हैं, तो ये मैक्सिमम पाई जाती हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो बाहर मंडल होता है उस बाहर मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। दो घटनाएं और आपको याद रखनी है दोस्तों, यहाँ उत्तरी गोलार्ध पर एक चमक उत्पन्न होती है आयन मंडल में, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति, उत्तरी ध्रुव ज्योति, या इसे हम बोल सकते हैं एरोरा, एरोरा बोरियलिस, बोरियलिस। और यहाँ पे जो चमक होती है इसी आयन मंडल में, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव ज्योति, या इसी को बोलते हैं एरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस मतलब ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वहीं से ये शब्द ले लिया गया ऑस्ट्रेलिस। ये दक्षिणी ध्रुव ज्योति होती है। तो ये हमने अपने वायुमंडल के बारे में पढ़ा। वायुमंडल में दोस्तों विभिन्न प्रकार की गैसें भी होती हैं। अगर मैं ऑल ओवर बात करूं आपसे कि वायुमंडल में गैसों का संगठन क्या होगा, तो वायुमंडल में गैसों का जो संगठन होगा दोस्तों, वो मैक्सिमम जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 78.08%। तो वायुमंडल के अगर संगठन की बात करें, आपसे वायुमंडल के संगठन की बात करें, वायुमंडल का संगठन मतलब कंपोजिशन, तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तो जिनमें जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, N2 सबसे ज्यादा होती है। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कितनी कौन सी होती है, तो ये कितनी होती है 78.0। दूसरी बात, दूसरी जो लार्जेस्ट गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है 20.04%। इसके बाद तीसरी जो होती है वो दोस्तों याद रखना, ये ज्यादा पूछी जाती है, ये तीसरी आर्गन होती है। लोग CO2 लगा के आते हैं, लेकिन होती कौन सी है, आर्गन। ये कितनी होती है 0.93% होती है। वायुमंडल में अगर CO2 की बात करें जो फोर्थ लार्जेस्ट गैस है, ये होती है 0.03%। नेक्स्ट अगर बात करें तो O3 ओजोन, ओजोन की मात्रा 0.12340 ये क्या होती है, ये ओजोन गैस होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है। इसके अलावा अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टन गैस भी होती है, जीनोन भी होती है, मीथेन भी होती है, ये भी पाई जाती हैं। और जो कुछ एंथ्रोपोजेनिक गैसें होती है, एंथ्रोपोजेनिक गैसें भी होती हैं वायुमंडल में। एंथ्रोपोजेनिक गैसें मतलब मानव द्वारा निर्मित गैसें, कल कारखाने और फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पन्न कुछ गैसें भी होती हैं, जैसे HCF या SCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, PHC, इस तरह की हानिकारक गैसें होती हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा। SF6 भी होती है, NF3 भी होती है, मतलब PFC, SF6, NF3 ये सब मानव जनित गैसें होती है, ये बेहद हानिकारक होती हैं। इन गैसों को विश्व स्तर के समझौते द्वारा धीरे धीरे क्या करवाया जा रहा है, धीरे धीरे कम करवाने की बात की जा रही है। इसी में यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने ये जो डिस्कस कराया आपको, उस डिस्कस को थोड़ा सा अगर हम बात करें तो रिटन के माध्यम से, तो रिटन हम जब आगे डिस्कस कराते हैं तो उसमें रिटन को भी कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि कभी कभी वैसे तो मैंने डिस्कस ही करा दिया ऑल ओवर। तो मेरा कहने का मतलब जो वायुमंडल था उसमें हमने जो पढ़े थे
ये 5 पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, एक समताप मंडल, ठीक है दोस्तों, और एक पढ़ा था हमने मध्य मंडल, और एक पढ़ा था हमने आयन मंडल, और एक पढ़ा था हमने वाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर पढ़ा था। तो हमने क्षोभ मंडल में पढ़ा था ये सबसे निचली परत होती है। क्या होती है दोस्तों? सबसे निचली परत होती है, ये सबसे निचली परत क्या होती है? ये सबसे निचली परत होती है। और जब सबसे निचली होती है तो गैसें या वाष्प के कारण मतलब संघन परत होगी, बहुत ज्यादा घनी होगी, जिसमें गैसें भी होंगी, जल वाष्प भी होगी, धूल के कण भी होंगे हैं, या अन्य तत्व भी होंगे। ये बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें तो ये बोला जाता है ये सब चीजें होंगी, तो ये कुल वायुमंडल का 75% द्रव्यमान होता है, 75% द्रव्यमान होता है, मास होता है, होगा ही होगा, क्योंकि बाहरी सब चीजें कहाँ होंगी? इसमें नीचे होंगी। मेरा कहने का मतलब इसकी मोटाई मैंने बताई दी आपको, इसकी मोटाई क्षोभमंडल की इक्वेटर लाइन पर 18 किलोमीटर और पोलर पर मतलब ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और एवरेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों 13 किलोमीटर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इक्वेटर लाइन पर किस वजह से? संवहन धाराओं की वजह से। ध्रुवों पर कम क्यों होती है? क्योंकि वायु का क्या हो जाता है? अवतलन हो जाता है। दूसरी अगर मैंने बताई थी विक्षोभ की सभी घटनाएं, विक्षोभ घटना कहाँ होती है मैक्सिमम? वो यहीं पर होती है, चाहे वो तड़ित झंझाट हो, चाहे वो साइक्लोन हो मतलब चक्रवात हो, चाहे वो बिजली का चमकना, चाहे वो बादलों का गरजना, ये सब घटनाएं कहाँ होंगी? ये सब घटनाएं बारिश का आना, बादलों का गरजना, ये सब घटनाएं यही होंगी। इस वजह से यहाँ पे वायुयान संभव नहीं हो पाते। इसी में अगर मैं ऑल ओवर बात करूं आपसे तो दोस्तों एक टर्म होता है, शब्दोलॉजी होती है नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन ह्रास दर, सामान्य पतन ह्रास दर, सामान्य ताप पतन ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये क्या होता है? पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, मैं क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं केवल, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? सामान्यतः कमी हो जाती है। क्यों? कि हल्की गैसें ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसी को बोलते हैं 1000 मीटर हाइट पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो टेम्परेचर कितना कम हो जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस, या हम बोल सकते हैं 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मान लो ये क्षोभ मंडल है, इससे मैं 1 किलोमीटर ऊपर आ गया तो यहाँ टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ कितना कम हो जाएगा? जब मैं 1000 मीटर ऊपर जाऊंगा तो यही टेम्परेचर 30 माइनस का 6.5, मेरा कहने का मतलब ये हो जाएगा 23.5 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ होगा। तो इस सामान्य दर को, ये सब घटना कहाँ तक होंगी? ये क्षोभ मंडल तक ये सामान्य घटना होंगी। तो इसी को बोलते हैं सामान्य पतन ह्रास दर। यदि मैं क्षोभ मंडल की बात करूं दोस्तों तो ये जो तरंगे आती हैं, सोलर रेडिएशन की जो तरंगे आती हैं, एक तो जो सूर्य से जो तरंगे आती हैं ऊपर से, तो ये लघु तरंगे आती हैं, छोटी वाली 2 तरंगे होती हैं। एक तो जिनकी आवृत्ति कम होती है, ये तरंग दैर्ध्य कम होती है। एक होती है दोस्तों इस तरह की, ये दीर्घ तरंगे होती हैं, ये लघु तरंगे होती हैं, ये लघु तरंगे, ये सोलर रेडिएशन से यही आती हैं, सोलर रेडिएशन के थ्रू जो आती हैं वो यही तरंगे आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारा वायुमंडल है वो लघु तरंगों का अच्छा अवशोषक नहीं होता। मतलब ये जो तरंगे आती हैं पृथ्वी को जैसे ही आकर के पृथ्वी को इसको क्या कर लेती है? अवशोषक कर लेती है। लेकिन जैसे ही, तो ये जो क्षोभ मंडल की स्पेशल बात करूं तो क्षोभ मंडल, ये जो लघु तरंगे होती हैं अच्छा अवशोषक नहीं,
अच्छा, गुड एब्जॉर्बर नहीं, लेकिन दीर्घ तरंगों का क्या है, ये दीर्घ तरंगों का गुड एब्जॉर्बर है, एब्सॉर्बर, एब्सॉर्बर है। अच्छा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये दीर्घ तरंगों का जो छोटी छोटी तरंगें होती हैं उनको एब्जॉर्ब सही से नहीं करता क्षुभ मंडल, और जो सॉरी लघु तरंगों को एब्जॉर्ब नहीं करता सही से, और दीर्घ तरंगों को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो यदि मैं क्षुभ मंडल में ही देखूं, तो क्षुभ मंडल में जो वायुमंडल गर्म होने की प्रक्रिया होती है, तो मैंने बताया था नीचे वायुमंडल ज्यादा होता है, ऊपर जाने पर कम होता है। तो क्षुभ मंडल के वायुमंडल को क्षुभ मंडल में जो वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। वायुमंडल गर्म होने की प्रक्रिया, वायुमंडल गर्म होने की प्रक्रिया ये होती है नीचे से ऊपर, ऐसे करके होते हैं। यहाँ वायुमंडल नीचे से ऊपर जाने पर वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। क्यों होता है कि जैसे जैसे ये गैसें जो आती है पृथ्वी से एब्जॉर्ब करती है, तो ये दीर्घ तरंग के रूप में क्या होता है, ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, वहाँ CO2 भी है। CO2 क्या होता है, इसे पार नहीं होने देता। तो यहाँ वायुमंडल क्या होता है, गर्म होने की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादा होती है नीचे से ऊपर, ठीक है, ये आप याद रखोगे। क्षोभ मंडल की जो सीमा होती है, जैसे मैंने बताई थी, एवरेज सीमा कितनी है, 13 किलोमीटर। यहाँ पे दोस्तों जेट जेट पवनें भी चलती हैं, जेट। ये जेट पवनें आगे पढ़ाएंगे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराए थे, तो उस वहीं से वो जेट क्या करते थे, बम्बों को लेकर जाते थे और वहां पे गिरा के आते थे। और ये जैसे जापान इधर है ये, और ये अमेरिका है, यहाँ से ये पवनें ऊपर, और जहाज जो चलते थे मैंने कहा समताप मंडल में, तो क्षोभ मंडल की लगभग सीमा में। तो जेट जब यहाँ से अमेरिका भेजता था तो इधर से जाता था तो टाइम लगता था, लेकिन उधर से वापस आने में टाइम नहीं लगता था। क्यों, उधर से क्या चलती थी, जेट पवनें चलती थी। समझ मारी नहीं आ रही। तो ये लगभग क्षोभ मंडल की सीमा पे चलती है। जेट पवनें आगे आएंगी, वहां इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समताप मंडल, इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों समताप मंडल। तो समताप मंडल में पढ़ेंगे, समताप मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तापमान परिवर्तन नहीं, कहां तक, ओजोन सीमा तक। ओजोन के बाद थोड़ा बहुत तापमान बढ़ने लगता है, ऊपरी भाग में तापमान मतलब निचले, और ऊपरी की बात करेंगे तो तापमान थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी में हम क्या पढ़ा था हमने, 20 से 25 किलोमीटर पर क्या होती है, ओजोन की संघनता। ओजोन ज्यादा पाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन की परत। जब ओजोन की मात्रा लगभग 300 डॉप्सन हो जाती है, इसकी मोटाई 300 dB हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन परत। अगर इससे कम हो जाती है तब हम बोलते हैं कि ओजोन में होल होना स्टार्ट हो गया था। जब हमने लगभग 1985 और 84-85 में जो अंटार्कटिका पर जब हमने देखा कि जो ओजोन की परत की जो मोटाई है वो 300 डॉप्सन से क्या हो गई, कम हो गई, लगभग वहां तो 100 डॉप्सन हो गई थी। तब बोला था कि तब ये कम हो जाएगी ओजोन की मात्रा, इसकी मोटाई कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश रेडिएशन है, जिनमें अल्ट्रावायलेट रे आ रही है, वो आसानी से पृथ्वी पर आ जाएंगी, ठीक है ना। तभी हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। तो यहीं पे हमने ये पढ़ा था कि यहाँ अत्यंत धूल के कण बहुत कम होंगे। जो धूल के कण होंगे वो कण क्या होंगे, इसमें कम होंगे। वाष्प भी कम होगी, जल वाष्प भी क्या होगी, लेकिन कितनी होगी, अपेक्षाकृत क्षोभ मंडल से कम होगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ समताप PSC पाए जाते हैं। PSC मैंने बता दिया, यहाँ क्या पाए जाते हैं, PSC पाए जाते हैं। तो ये पढ़ा था हमने किसके बारे में, ये पढ़ा था हमने समताप मंडल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मध्य मंडल है, मीजोस्फीयर में जो आपको पढ़ना है। तो मीजोस्फीयर की बात करें तो ये 50 से 80 किलोमीटर का क्षेत्र है। मैंने बताई थी यहाँ धूल के कण भी मिलेंगे, धूल कण, उल्का मिलेंगे यहाँ दोस्तों, क्या मिलेंगे, उल्का। और यहाँ हमने बताई थी आपको कि यहाँ पे जो सीमा है इसकी वायुमंडल का, जो न्यूनतम टेम्परेचर, यहाँ मैंने बताई थी यहीं पे न्यूनतम टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था -85 से लेकर के -100। तो यहाँ तापमान में एकाएक क्या आती है, गिरावट देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें आयन मंडल की दोस्तों, तो आयन मंडल में हम पढ़ेंगे ये जो आयन मंडल है ये कई परतों में
परतों में, कभी परतों को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन परतों में अगर आपको पूछता है तो आप बता दोगे। एक डी परत होती है, एक ई परत होती है इसकी, ठीक है, और एक एफ परत होती है और एक जी परत होती है। ये तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति के आधार पे हैं, तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति के आधार पर इन परतों को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक। आयनमंडल की जो मोटाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। यहाँ पे क्या मिलते हैं, वैद्युत आवेश। जो हवा के कण होते हैं, वायु कण क्या होते हैं, वैद्युत आवेशित होते हैं, वैद्युत आवेशित होते हैं। किसके कण, वायु के कण वैद्युत आवेशित होते हैं। ऊंचाई के साथ मान जो तापमान होता है वो बढ़ता है, मैंने कही थी ऊष्मा कम मिलती है, यहाँ पे ऊष्मा कम मिलती है लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ पे प्रकाश चुंबकीय ध्रुवों से ऊपर देखा जाता है। आयनमंडल एक वो क्षेत्र है जहां प्रकाश चुंबकीय ध्रुवों से ऊपर देखा जाता है। चुंबकीय ध्रुव मतलब मैग्नेटिक जो पोल हैं, एक तो कनाडा में और एक अंटार्कटिका में है, ठीक है ना। उससे ऊपर क्या देखा जाता है, प्रकाश चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में भी मैंने बताया था कि यहाँ ऊष्मा कम होगी, हीट कम, मॉइस्चर कम, नमी भी कम, लेकिन टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। टेम्परेचर बहुत तेजी, लेकिन वो महसूस नहीं होता। और मैंने ये कही थी 1000 किलोमीटर तक तो ये अपेक्षाकृत संघन होता है, और 1000 से लेकर 10,000 तक ये क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। और इसी के बाद ये किस में मिल जाता है, अंतरिक्ष में। इसके बाद ये किस में मिल जाता है, अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो आपसे पूछे विद्युत विसर्जन की घटना कहाँ होती है, तो वो आयन मंडल में होती है। ये बात आपको बतानी होगी। तो ये दोस्तों हमारा क्या था, ये था हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा और ये आपको जरूर याद रखना ही होगा। वायुमंडल में अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर दबाव का जो स्रोत होता है, पृथ्वी पर दबाव, अर्थ होती है, मान के चलिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इस पर जो प्रेशर लगता है वो किसकी वजह से लगता है, वो वायु मतलब विभिन्न प्रकार की गैसों की वजह से। तो वायु पर, पृथ्वी पर जो वायु का दबाव का कारण होता है वो क्या होता है, वायुमंडल ही होता है। और हर एक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर वायुमंडल क्या होगा, वायुमंडल में वेरिएशन पाया जाएगा, मतलब अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा उस स्थान की तापमान एवं जलवायु कंडीशन कैसी है, जलवायु दशाएं कैसी है, उसी आधार पर वहां क्या होगा, वायुमंडल होगा। दूसरी अगर बात करें तो ये सबको पता ही है, वायु जो होती है वो निम्न दाब से कहाँ मूव करती है, सॉरी अधिक दाब से निम्न दाब की ओर मूव करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, अगर हम ये बात करें कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछने लग जाए कि पृथ्वी पर अगर वायुमंडल ना हो तब क्या होगा, तो ध्यान रखना चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है, तो वहां क्या होता है, दिन काफी गर्म होते हैं और रात काफी ठंडी होती है। यदि आपसे कोई पूछता है कि यदि अर्थ पर भी वायुमंडल ना हो तब क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि चंद्रमा की तरह दिन काफी गर्म होंगे और रात काफी ठंडी होंगी। तो आपको ये भी जवाब देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है दोस्तों जलमंडल, वो है जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर। तो जलमंडल में आपको क्या पढ़ना है, तो जलमंडल में पढ़ना है कि जलमंडल होता क्या है, पृथ्वी का जल से घिरा क्षेत्र, पृथ्वी का जल से घिरा क्षेत्र। तो हम बता ही चुके हैं आपको कि पृथ्वी पर मैक्सिमम मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। मतलब स्थलों से भी ज्यादा क्या है, जल। लगभग 71% जल की जो मात्रा है, जल कितना है पृथ्वी पे, लगभग 71%, और स्थल ये लगभग दोस्तों 29%। ये कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, मैं बता दे रहा हूं यहीं। पृथ्वी पर अगर आपको क्षेत्र के आधार पर पूछता है तो जल H2O, ये H2 है, ये कितना है 71%, और ये स्थल है, ये कितना है 29%। ये क्षेत्रफल का क्रम है। अगर यही गैस में आपको पूछता है तो O2 कितनी है, O2 है लगभग 20%, 20.4%, और ये लगभग कितनी है 8.08%, और अन्य गैसें कितनी है 1%।
तो ये क्रम आपको, ये गैसों का क्रम है वायुमंडल में, और ये पृथ्वी पर क्रम है जल का, जल और स्थल का। ये दोनों ही आपको याद रखने होंगे, कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है। तो जलमंडल में जल जो होता है वो सभी रूपों में उपस्थित होता है। सभी रूप कैसे? वो जल वाष्प के रूप में भी होगा, वो बर्फ के रूप में भी होगा, वो वाटर के रूप में भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में मतलब वाटर के रूप में भी होगा। दूसरा गैस मीडियम में भी हो सकता है, मतलब वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में हो सकता है, और सॉलिड रूप में भी हो सकता है। ये सॉलिड रूप में किस रूप में होगा? आइस के रूप में, है ना। जब स्नोफॉल वगैरह ये सब होते हैं तो ये सब क्या होते हैं? ठोस ठोस बूंदें होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जलमंडल होता है उसके अंतर्गत महासागर भी आते हैं। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों तो नदी भी आएंगी, उसके अंतर्गत दोस्तों झील भी आएंगी, उसके अंदर तालाब भी आएंगे। तो आपसे पूछ लेगा कभी कभी, क्या महासागर, नदी, झील, तालाब, सागर, समुद्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब, इनकी स्टडी अगर किसी भी वैज्ञानिक दृष्टि से की जाती है तो वो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ही आएंगे। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो हमारा मैंने गैसीय क्रम में जो आपको बताई, महासागर की अगर बात करें, जलमंडल पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर महासागर को थोड़ा सा हम पढ़ लें तो महासागर में मैंने कितने बताए थे? मैंने आपको बताए थे दोस्तों 5 महासागर। प्रशांत महासागर बताया था, ये सबसे बड़ा बताया था, सबसे बड़ा। मेरा कहने का मतलब यदि हम यूरोप, मतलब प्रशांत महासागर मतलब 7 महाद्वीप को मिला दें, उससे भी ज्यादा क्षेत्र किसका है? प्रशांत महासागर का। अगर मैं महाद्वीप को भी मिला दूं उससे भी बड़ा कौन बैठेगा? प्रशांत महासागर होगा, ठीक है ना। दूसरा अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ध्यान रखना आपको। ऐसा आकार का है ये, इस तरीके से है कुछ, ये क्या होगा? अटलांटिक महासागर होगा। नेक्स्ट यदि मैं तीसरे की बात करूं तो दोस्तों आर्कटिक, तीसरा कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर। तो ये ऊपर ध्रुवों पे है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये ऊपर ध्रुवों पे है, ये रहा, मैं आपको पहले ही बता दिया था मैप में। तो ये पूरा क्या है? ये आर्कटिक महासागर है। हिंद महासागर को छोड़ करके और इसे दक्षिण महासागर को छोड़ करके ये सभी महासागरों से मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, ये इनसे क्या है? ये ऊपर मिला हुआ है। यदि मैं अगर फोर्थ की बात करूं दोस्तों तो फोर्थ जो महासागर है वो दक्षिण महासागर है, और फोर्थ जो महासागर है वो दक्षिण महासागर है। हिंद कर दो, हिंद महासागर, फोर्थ हिंद महासागर और फिफ्थ दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर मैंने बताए थे कि हिंद महासागर का विस्तार है। ये हिंद महासागर जहाँ नीचे दक्षिण में लगता है वहीं पे क्या है? दक्षिण महासागर है। तो ये क्या है? ये हमारे महासागर हैं। जहाँ मैंने मैरियाना गर्त आपको बताई थी, वो मैरियाना गर्त कहाँ थी? वो मैरियाना गर्त यहीं पे थी दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल के बारे में हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। तो हमने जो महाद्वीप बताए थे, थोड़ा डिटेल इसकी, तो वो 7 बताए थे आपको मैंने। महाद्वीप कितने बताए थे? 7 महाद्वीप। मैंने सबसे बड़ा जो महाद्वीप बताया था आपको वो एशिया महाद्वीप बताया था, ये सबसे बड़ा बताया था, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा बताया था अफ्रीका महाद्वीप। आपसे पूछ लेगा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, तो आप बताओगे स्वेज नहर। कौन करता है? स्वेज नहर। अफ्रीका महाद्वीप को देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है, यहीं पे बीच में क्या है? यहीं पे स्वेज नहर है। स्वेज नहर, जलसंधि पूछे तो बबल मंदेव जलसंधि, खाड़ी पूछे तो ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ये सब कहाँ पड़ती हैं? ये एशिया को दूर करती हैं। किससे? एशिया को दूर करती हैं अफ्रीका से, ये आप ध्यान रखोगे। फिर हमने बताया था उत्तरी अमेरिका, फिर हमने बताया था दक्षिणी अमेरिका, फिर हमने बताया था उसके बाद अंटार्कटिका,
ठीक है, अंटार्कटिका। फिर ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर हमने बताया था यूरोप, फिर बताया था ऑस्ट्रेलिया। अभी जो 8वां है वो कौन सा है? जीलैंडिया। इसकी पूरी पुष्टि होने के बाद ये 8वां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या है? 8 महासागर हैं। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैंने आपको बता ही दिया। आर्कटिक जो महासागर है दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलती है? बर्फ मिलती है, हिमपात बहुत ज्यादा होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य नहीं रहते, मनुष्य का जीवन योग्य दशाएं नहीं। कुछ स्पेस स्टेशन है यहाँ। क्या है? स्पेस स्टेशन। भारत के भी कुछ स्पेस स्टेशन है, जैसे भारती, मैत्री और गंगोत्री। ये भारत के क्या है? यहाँ स्पेस स्टेशन है। मतलब कुछ जानकारी स्पेस स्टेशन के बारे में यहाँ से ली जाती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की, तो ये पनामा जो है इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। पनामा, आपको पनामा अगर मैं इसमें दिखाऊं तो देखो ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और पनामा कहाँ है? ये रहा। तो ये पनामा दूर करता है इनको, पनामा दोनों को अलग करता है, ठीक है। वही इसमें बात करूं तो यूराल पर्वत और यूराल नदी मैंने बताई थी। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसे द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। द्वीप का मतलब होता है ऐसा भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। तो हम ऑस्ट्रेलिया को क्या देख रहे हैं? ये चारों ओर पानी से घिरा है। इसके पश्चिम में हिंद महासागर है, ठीक है, दक्षिण में तस्मानिया सागर या और उत्तर में अराफुरा सागर या तिमोर सागर भी है यहाँ उत्तर पश्चिम में, ठीक है दोस्तों। और इसके पूरा उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर भी है। तो ये आपको याद रखना है कि द्वीपीय महाद्वीप इसीलिए बोला जाता है इसे कि ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों इसी में, अगला क्रम, मेरा जो अगला क्रम इसमें है वो थोड़ा सा जीव मंडल के बारे में है। जो चैप्टर का नाम था वो था जीव मंडल के बारे में। इसमें जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में हमने क्या पढ़ाया था आपको? बायोस्फीयर में मैंने ये पढ़ाया था जब ये तीनों मंडल एक जगह मिल जाती हैं। कौन से तीनों मंडल एक जगह मिल जाती हैं? तो दोस्तों वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जब ये तीनों एक जगह मिल जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं जीव मंडल। तीनों को एक जगह संपर्कित कर देते हैं, स्थल को और वायु को और जल को। यही क्या हो जाता है मिलने पर? एक सीमांत क्षेत्र। मैंने क्या बोला था? एक क्या होता है? इस सीमांत क्षेत्र होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जलमंडल। तो ये एक दूसरे के संपर्क में भी होते हैं या जीवन संभव होता है। मैंने बताई थी यहाँ बहुत मतलब सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया या अन्य जो बड़े बड़े बिग मैमल्स जो होते हैं वो भी इसमें अपने जीवन योग दशाओं को पूरा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे कोई पूछता है परमंडल में, तो परमंडल में आपको बताना होगा कि परमंडल जो होते हैं वो जैव मंडल में सभी परमंडल पाए जाते हैं, ठीक है। और सभी परमंडल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित कैसे करते हैं? जैसे मान के चलिए ये स्थल मंडल की चट्टानें हैं और जलमंडल क्या कर रहा है? इसे तोड़ करके घाटियों में मिला रहा है, मैदान बना रहा है। तो देखना जलमंडल ने किसे प्रभावित किया? जलमंडल ने स्थल मंडल को प्रभावित किया। तो प्रत्येक जो मंडल है वो एक दूसरे को क्या करता है? प्रभावित करता है। ध्यान रखना है इस बात को। दूसरी बात आती है, यदि आपसे पूछें कि मंडलों के बीच संतुलन कैसे होगा, जो सभी परमंडल हैं उनके बीच संतुलन कैसे होगा, तो आपको जवाब देना होगा कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संतुलन, जो परमंडल है, बैलेंस कैसे होगा, परमंडल का संतुलन कैसे होगा, तो इसका सीमित जवाब होना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का सीमित प्रयोग। मेरा कहने का मतलब केवल जरूरत के अनुसार उनको पूरा करिए। गांधी जी ने बोला भी था प्राकृतिक संसाधन मानव की जो बेसिक जरूरतें हैं, मूल आवश्यकताएं, उनको पूरा करने के लिए हमेशा पूरा है। लेकिन यदि वो अपने लालच से इसका यूज करता है तब ये उसके लिए क्या हो जाएंगी? हानिकारक साबित हो जाएंगी और ये खत्म हो जाएंगी। तो यदि हम प्राकृतिक संसाधनों को, वन है, कोयला है, ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधन इनका लिमिटेड केवल अपनी जरूरत के अनुसार यूज करते हैं,
तब हमारा जो परमंडल है वो संतुलन में बने रह सकते हैं। और इसी के लिए एसडीजी जो कॉन्सेप्ट था, जो 2015 से लेकर के 2030 तक चलेगा, इसमें 17 लक्ष्य रखे हैं। यदि इनको प्राकृतिक संसाधनों को जब हम सीमित रूप से यूज करेंगे तब हम एसडीजी को पूरा कर पाएंगे। और एसडीजी को पूरा करने का मतलब आप सतत विकास के कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। मैंने ये बताया था कि जब आपको जलमंडल पढ़ाया था, तो जलमंडल में हमने ये बताया था आपको कि 29% स्थल और 71% क्या है, 71% जल है। इसमें भी मैंने ये बताया था 71% का जो 97% है वो महासागरों का जल है। और महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो ये हमारे पीने योग्य नहीं है। तो बड़ी चिंता की बात है कि हमारे केवल पीने योग्य जल कितना है, 3%। हमारे 71% का 3% जो जल है वो क्या है, वो हमारे पीने योग्य है। तो ये कहाँ से मिलता है पीने योग्य जल, ये ग्लेशियरों से मिलता है, या बर्फ छत्रक से मिलता है, हिमानियों से मिलता है, बर्फ की नदियां जो होती हैं, और झील से मिलता है, तालाब से मिलता है। ये पानी पीने योग्य, यूज करने लायक। तो हमें पानी को भी बहुत ज़्यादा संरक्षित रखना चाहिए, वरना आने वाले समय में ये हमारे लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी ही एनसीईआरटी की 6th क्लास में, तो कुछ स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी, कुछ स्थलाकृतियां भी दे रखी हैं उसमें, तो उनको भी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर देते हैं। जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृतियां जो हैं दोस्तों, स्थलाकृतियां क्या होती है, स्थलाकृतियां क्या होती हैं, ये भी हमारी एनसीईआरटी में है, टोपोग्राफी। तो ये एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र के अंदर पर्वत भी आ सकते हैं, पठार भी आ सकते हैं और मैदान भी आ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसा प्रत्येक स्थान, तो बोल सकते हैं प्रत्येक स्थान पर आसमान मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा, यही क्या कहलाती है, यही स्थलाकृतियां कहलाती हैं। और इनको हम सामान्यतः देखें तो 3 भाग में तोड़ करके देख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे भाग हैं, तो जैसे पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों भागों में। पर्वत क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां सबसे ऊंचा स्थान होता है। बोल सकते हैं ऐसा भूखंड जो आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, सबसे ऊंचा होगा, वही क्या कहलाएगा, वही दोस्तों कहलाता है पर्वत। मतलब ऐसा भूखंड जो आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचा। तो जैसे हिमालय पर्वत है, तो हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या है, वो तो विश्व में ही सबसे ऊंचा है। अन्य बहुत सारे पर्वत हैं। तो ऐसा भूखंड जो आसपास के क्षेत्र में क्या होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। वहीं आपसे अगर पठार की पूछें तो आप बोल सकते हो आसपास की निची भूमि से एकदम सीधा उठा हुआ क्षेत्र, आसपास की निची भूमि से, आसपास की नीची भूमि से एकदम सीधा उठा क्षेत्र। तो कई पठार हैं, जैसे पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ये सबसे ऊंचा है तिब्बत का पठार, और तंजानिया का पठार, अफ्रीका का ये तंजानिया का पठार। ये सब क्या है, आसपास की जो भूमि वहां पे सीधा उठा हुआ होगा और फ्लैट होगा, ऊपर कुछ इस तरीके से होगा। पर्वत जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। वही मैदान की बात करें तो मैदान तो आप जानते ही हो, समतल और लक्षण विहीन भूभाग होता है। ये क्या होता है, समतल होता है मतलब प्लेन होता है, वह लक्षण विहीन। स्लोप होता ही नहीं है, स्लोप जो होता है वो होता ही नहीं है। स्लोप नहीं होगा तभी तो क्या होगा, समतल होगा। तो बहुत सारे पर्वत भी हैं। और पर्वत बनते कैसे हैं, पर्वत नदी जो होती है उनको मैदान जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, पर्वत बनते हैं जब प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी होती है, आगे बताएंगे हम। एक प्लेट दूसरी प्लेट से ऊपर की ओर ऐसे करके मूव कर जाती है तो पर्वत बनते हैं। और कट छट के यही फ्लैट हो जाते हैं, ये पठार हो जाते हैं कुछ इस तरह के, ऊपर से
जलवायवीय या वायवीय कारक होते हैं उनको काट छाट करके एकदम मेज जैसा बना देते हैं, उसे पठार बोलते हैं। मैदान क्या होता है कि ये नदियां काट छाट कर, घाटी है ये मान के चलिए, और यहाँ से पर्वतों की चट्टानों को काट बांट करके नदियां कहाँ जमा कर रही है, यहाँ एक समय ऐसा होगा इसे ऐसे करके फ्लैट कर देगी। तो अपर्दन भी कारक इसमें शामिल होगा और अपक्षय, ठीक है। अपर्दन अपक्षय मैंने पहले ही बता दिया था, ये मोबाइल एजेंट के कारक, गतिशील कारक, मतलब पानी वगैरह या वायु वगैरह इसे काट छाट करके यहाँ लाएगी। और अपक्षय का मतलब यही कि आसपास की चट्टानें धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो वहीं हम अगर बात करें पर्वतों में, तो पर्वतों में एक शब्द और सुना होगा आपने, पर्वतों में एक शब्द सुना होगा, पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी होती है बहुत सारी चोटियों की एक श्रृंखला, बहुत सारी चोटी की श्रृंखला, बहुत सारी पर्वत चोटी होती हैं। जैसे अरावली, प्राचीन, सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, अरावली। तो अरावली पे बहुत सारी क्या है, पर्वत चोटी हैं, ठीक है। जैसे गुरु शिखर कहाँ पे है, अरावली पे ही है। दूसरा अगर हिमालय पर्वत श्रेणी, आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं। मेरा कहने का मतलब छोटी सी चीज मुझे यहाँ एक और बस मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद इस टॉपिक को क्या करता हूँ, इस टॉपिक को रोकता हूँ, चैप्टर हमारा यही फिनिश हो जाएगा। जो मैंने गैस बताई थी वायुमंडल में, उन गैस के थोड़ा सा लाभ और देख लेते हैं, क्योंकि ये जैव से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करा देते हैं। तो मैंने आपको ये बताई थी दोस्तों, ये ऑक्सीजन गैस है और ये N2 गैस है। ऑक्सीजन जो गैस होती है उसे जीवनदायिनी गैस बोलते हैं। जीवन, क्यों जीवनदायिनी, के प्राणियों के श्वसन के लिए, जीवों के श्वसन के लिए, जीवों के श्वसन, रेस्पिरेशन जो है, सांस ले रहे हैं हम, क्या है ये ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ में थोड़ा सा CO2 भी देख लेता हूँ, 2-3 गैस डिस्कस करूंगा। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए क्या है, प्राणवायु भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, प्राण। ये दहन अवक्रिया के लिए जिम्मेदार है, दहन अवक्रिया। ऑक्सीजन जो किसके लिए, दहन अवक्रिया। दहन अवक्रिया क्या होती है, कार्बन जो होता है उसमें जब ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन एंट्री करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैसें होती है दोस्तों। इसे, ये अभी दहन नहीं हुआ, ये अर्ध दहन है। क्या है, अर्ध दहन, मतलब दहन पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं जला। तो ये अर्ध दहन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत हानिकारक गैसें होती है। क्यों होती है हानिकारक, ये इसीलिए हानिकारक होती है, देखा होगा जब ठंड का मौसम होता है तो कभी कभी, गाँव की स्थिति में बता रहा हूँ क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, हालांकि ये कंडीशन हमने फॉलो नहीं की है, ठीक है ना, लेकिन सामान्यतः मैं देखता हूँ, ये घटनाएं भी मैं न्यूज़पेपर में सुनता हूँ। तो होता क्या है वहाँ दोस्तों, कि कंडे जो होते हैं उपले, उनको ठंड के समय जला करके अपने रूम में गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो जब उपले जलाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून के अंदर की जो हीमोग्लोबिन होती है, HB, उस हीमोग्लोबिन से क्रिया करके बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मेरा कहने का मतलब, इस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इससे इसकी जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन खींच लेता है, मतलब इस ऑक्सीजन, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को कौन खींच लेता है, ये खींच लेता है, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आगे CO के संपर्क में आती है तो फिर ये यहाँ लेकर के क्या कर देता है, Hb+CO2। मेरा कहने का मतलब कि ब्लड से ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ब्लड से ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो हमारी श्वास घुटना, रेस्पिरेशन रुक जाएगा। जब रेस्पिरेशन रुक जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। तो हम बोलते हैं दम घुटना या दम घुटने से मृत्यु हो गई कमरे में ही, तो दम घुटने से मृत्यु नहीं हुई, उबले चलाए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन हुआ था, एमिशन हुआ था, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे श्वास के थ्रू गया अंदर, हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन थी उसको खींचा उसने और CO2 बना दिया, केवल बचा क्या, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अच्छा भला हमारा चल रहा था, जब हम ऑक्सीजन ले रहे थे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ने उस ऑक्सीजन को छीन लिया, ब्लड में से ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी, और हमारा दम घुट करके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये अर्ध दहन क्रिया बहुत नुकसानदायक होती है। वहीं मैं अगर दहन क्रिया की बात करता हूँ तो दोस्तों ये होती है
जैसे कार्बन है और ये O2 के साथ जब क्रिया करता है तो ये बनाता है CO2। ये CO2 है ना, ये दहन अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है, पूर्णतः दहन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो, केवल ऑक्सीजन हो, तो जो दवानल जैसी घटनाएं, जंगलों में जो आग लग जाती है, वो घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। ये जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल को नम रखने के काम करता है, वरना तो ऑक्सीजन तो दहन कर देगा। इसीलिए नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक होता है। यदि ऑक्सीजन वायुमंडल में सर्वाधिक होता तो दवानल मतलब आग लगने जैसी, फायर की घटनाएं आए दिन होती रहती और ब्रह्मांड ही क्या हो जाता, जल जाता। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो दहन, डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होती है। इसीलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन नम गैस होती है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये दहन अभिक्रिया के लिए भी जिम्मेदारी होती है, ये श्वसन के लिए भी जिम्मेदारी होती है। और ये दोस्तों ये कहां से मिलती है? पादपों से प्राप्त होती है, पादपों से। ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं हमें, और CO2 को क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं। तो बोला गया रात के समय, क्वेश्चन सुना होगा, रात के समय पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? इसीलिए नहीं सोना चाहिए दोस्तों कि एक रिएक्शन सुनिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि ये अभिक्रिया CO2 के साथ होती है। पेड़ CO2 को लेते हैं और सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे कुछ अल्ट्रावायलेट रे आगे पड़ती हैं, तब क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हम पेड़ के नीचे सो रहे हैं, वहां प्रकाश तो होगा ही नहीं। जब प्रकाश नहीं होगा दोस्तों, तब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी नहीं होगा, तब वहां क्या होगा? CO2। तो हम CO2 लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाती है? हानिकारक गैस हो जाती है। इसीलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के समय, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति होने के कारण नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। दूसरी अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो दोस्तों ये नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। प्रोटीन के निर्माण में जो एमिनो अम्ल होते हैं, उन एमिनो अम्ल से ही क्या बनती है? प्रोटीन। और एमिनो अम्ल बने होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन के। तो आपको ध्यान रखना होगा प्रोटीन के निर्माण में। और ये वायु को क्या करती है? वायु को नम करती है। तभी तो वायुमंडल में दहन अभिक्रिया जल्दी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि ये उसे नम कर देती है वायुमंडल को। तो वायुमंडल को नम करती है। दूसरी बात, ये पादपों में वृद्धि करती है। पादपों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रूप से पेड़ पौधों को वृद्धि करने में। जैसे आपने सुना होगा एरेजोबैक्टर और राइजोबियम, ये क्या करते हैं? ये नाइट्रीकरण करते हैं। नाइट्रीकरण मतलब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे पेड़ पौधों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। दाल वगैरह के पेड़ जो होते हैं, अरहर का पेड़ वगैरह, तो ये किसकी वजह से? नाइट्रोजन पहुंचता है उनमें, जिसके कारण उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो नाइट्रोजन होती है वो पेड़ पौधों में क्या करती है? वृद्धि करती है। और नाइट्रोजन जब पेड़ पौधों में वृद्धि करती है तो निश्चित रूप से पेड़ पौधों हमारी उत्पादकता में काफी सहायक होते हैं। तो दहन अभिक्रिया को नियंत्रित करती है ये दहन अभिक्रिया, अभी मैंने बताया, दहन अभिक्रिया को बैलेंस करेगी, कंट्रोल करेगी। तो ये हमारे चैप्टर था आज का, और ये यहीं पे चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। और नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में लेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसे हेड राइटिंग जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है सुन लो, केवल सुनने से काम नहीं चलता, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको वो बेहद डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और नेक्स्ट कुछ मटेरियल हम टेलीग्राम पर डालते हैं, तो आप कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहद इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं वही टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे को सिलेक्शन इंडिया के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।